तो कैसे हैं सब। अभी अभी वन पीस के नए चैप्टर में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि हमारे रॉक डिजरबैक इतिहास के सबसे खतरनाक पायलट दो ऐसे लेजेंडरी डेविल फ्रूट के पीछे था जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक पहला तो एल्वाप में है, वही एल्वाप जहां अभी स्ट्रो हेड्स पहुंचे हुए हैं, और दूसरा उसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। और यहीं से ही शुरू होती है हमारी आज की माइंड बाइंडिंग थ्योरी। हम सब अब तक ये सोच रहे थे कि गोल्ड वैली इंसिडेंट में का मेन अट्रैक्शन कुमा का पाव पाव फ्रूट और काइडो का अजूरा ड्रैगन फ्रूट था, लेकिन नहीं, असली कहानी तो कुछ और ही थी। रोक्स का असली प्लान इन दो लेजेंडरी शक्तियों को हासिल करके होली लैंड यानी कि मेरिज़वा पर हमला करना था, जहां इमुसामा का राज चलता है। रोक्स ने अपनी क्रू से साफ साफ कहा था कि मेरिज़वा को घुटनों पर लाने का रास्ता एल्वाप से होकर जाता है। शायद यही वजह है कि इमू ने अब गोंको की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और मामले को अपने हाथ में ले लिया है और एल्वाप पहुंच गया है, क्योंकि दुनिया में अराजकता फैल रही है, होली लैंड चल रहा है और इमू को पता है कि असली खतरा उसके सामने दस्तक दे रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अभी रोक्स के उन दो लेजेंडरी फ्रूट्स के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि इस वन पीस की करंट स्टोरी पर इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि रोक्स एल्वाफ के वो लेजेंडरी फ्रूट्स खाना चाहता था, नहीं, वो चाहता था कि एल्वाफ के जायंट प्रिंस, उस वक्त का युवा राजकुमार जिसका नाम था हार्लेट, वो उस फल को खाए। तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर से डेवलप होती है। वन आर्क के दौरान एक चीज मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगी और वो था काइडो। हम सबने हाल ही में देखा है कि कैसे रोक्स ने काइडो को एक तरह से उसकी औकात दिखा दी थी, लेकिन उस पल में मैंने काइडो की रिस्पेक्ट की, क्योंकि काइडो रोक के सामने झुकने को तैयार नहीं था, वो उससे भिड़ने के लिए तैयार था। शीकी को उन दोनों को शांत करना पड़ा था। तो मुझे काइडो का रोक्स से भिड़ना काफी कूल लगा, और ये भी कूल लगा कि रोक्स अपने क्रूमेट्स हार्लेट के लिए इतना कुछ कर रहा था। लेकिन काइडो ने वानो में मंकी डी लूफी से एक बहुत ही अजीब बात की थी। उसने कहा था तुम भी जॉय बॉय नहीं हो, और मुझे लगता है कि वो यहाँ रोक्स के जॉय बॉय बनने में फेल होने की बात कर रहा था, जो निका की शक्ति की तलाश में था। और मुझे ये भी लगता है कि वो रोजर के बारे में भी बोल रहा था कि रोजर समय से पहले आ गया था और पायरेट किंग तो बन गया, लेकिन असली जॉय बॉय नहीं बन पाया। और अगर आपको याद हो, काइडो ने किंग से कहा था कि जॉय बॉय वही होगा जो उसे हराएगा, और लूफी ने उसे हरा दिया। हमने ये वानो के एंड में देखा। अब सब कुछ जुड़ने लगा है। इससे ये भी सेंस बनाता है कि सैंक्स चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी क्यों था, क्योंकि उसने निका फ्रूट यानी गुम गुमुनोमी हासिल किया था, भले ही उसे खाया लूफी ने। मुझे लगता है ये सब कनेक्ट हो रहा है, और मैं ये देखने के लिए बेकरार हूँ कि ओडा इसके साथ क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग चीजें करने की गुंजाइश है। और चलिए ये भी मत भूलिए कि एल्वाप का वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वन पीस के हिस्ट्री में शुरू से डेवलप की गई हो, नहीं, ये हाल ही में एल्वाप आर्क के दौरान एक बड़ी चीज बनी है। ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट एल्वाप के रॉयल ब्लड लाइन में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हम जानते हैं कि प्रिंस हेलोड ने इसे कभी नहीं खाया, लेकिन अब हम जानते हैं कि प्रिंस लोकी ने इसे खाया है, और ये तय है कि लोकी ने ये फ्रूट खाया है। लाइक इफेक्ट है, लोकी को वीवी या साबू जैसा वन पीस के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक बना देता है। वो कैरेक्टर जो स्रो है क्रू का हिस्सा नहीं है जैसे लोबी, लेकिन जो फाइनल वॉर के नतीजे को बदल सकते हैं। और सिर्फ फाइनल वॉर के नतीजे को बदलना ही नहीं, बल्कि फाइनल वॉर में एक बड़ा प्रभाव डालना और लूफी के बहुत करीब होना, क्योंकि हम जानते हैं कि वीवी लूफी के करीब है, हम जानते हैं कि साबो लूफी के करीब है। मुझे लगता है कि लूफी लोकी के बहुत करीब होने वाला है। जरा सैंक्स की हिस्ट्री देखिए। सैंक्स ने लोकी को उसका लेजेंडरी डेविल फ्रूट के साथ समुंदर में रैम्पेज करने से रोका था, याद है? सैंक्स को निका बनना था क्योंकि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी था। मुझे लगता है कि ओडा इशारा कर रहा है कि लूफी लोकी को रोकेगा जब वो सी प्रिजन स्टोन के कब्ज से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। और ये बात की सेंट जगर्सिया सैटन, जो इमू के करीबी होली नाइट्स में से एक है, ने लोकी को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। वो उसकी ताकत के लिए नहीं था। हाँ, उसके पास लेजेंडरी पावर्स हैं, उसके पास कॉन्करस हाकी है, एंशिएंट जायंट का खून है, लेकिन ये उसका लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो उसके एंशिएंट जायंट के खून की वजह से एक्टिव होता है। वही फ्रूट जिसके बारे में रोक्स ने कहा था कि ये होली लैंड को गिराने की चाबी है। एंशिएंट वेपन्स के साथ इसमें से एक वेपन इमू के पास है, जैसा कि हमने हाल ही में लुलिश किंगडम को इमू द्वारा नष्ट होते हुए देखा है। सैटन ने ये भी कहा कि एल्बा बहुत पहले न्यू वर्ल्ड पर फतेह कर रहा था और अब आखिरकार वर्ल्ड
वर्ल्ड गवर्नमेंट के शासन में होगा। ऐसा लगता है कि फर्स्ट वर्ल्ड से ही ईमू उस चीज को वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, यानी सरपेंट ऑफ हेल, जिसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड के म्यूरल में देखा था, जो 3 लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स में से एक है। वो जानता है कि आखिर में नीका वर्सेस ईमू होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये ईमू वर्सेस नीका है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा फैक्टर नहीं था। और मुझे लगता है कि लोकी का लेजेंडरी डेविल फ्रूट ही वही तीसरा फैक्टर है। हाँ, सरपेंट ऑफ हेल फायर वन पीस की कहानी में एक बड़ी चीज होने वाली है। बस उस मोरल को देखिए, आपको सरपेंट ऑफ हेल फायर दिखता है। बेशक वो ईमू के साथ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड में उससे लड़ रहा था। मोरल में वो उससे लड़ रहा था, लेकिन टेक्स्ट में लिखा है कि सरपेंट ऑफ हेल फायर असल में ईमू के साथ काम कर रहा था। और बेशक अगर आप इसके बारे में सोचे तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड के मोरल का राइट साइड वैसा नहीं है जैसा हम इसे देखते हैं। मुझे लगता है कि वो आग उगलने वाला ड्रैगन जो ईमू की प्राणी जैसा दिखता है वो ईमू था, लेकिन शायद ईमू वो है जो असल में नोहा आर्क पर है। मुझे लगता था कि वो नीका होगा। तो ऐसा बहुत सी चीजें हैं जो मैंने पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें बहुत गहराई से ना जाऊँ तो सरपेंट ऑफ हेल फायर का ईमू के साथ क्लैश होना अजीब होगा। हाँ, उन्हें साथ काम करना होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद एक ही अंजाम के लिए उनको काम करना होगा। और सेकंड वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एल्बाफ का एक एंशिएंट जायंट है जिसका शरीर पर सरपेंट का डिजाइन है, और हाँ, वो छोटा सा सरपेंट डिजाइन उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ है। जब वो नीका और बाकी डीक्लैन के साथ टीम बनाता है, बेशक आप पोसाइडन और बाकी सबको देखते हैं। और थर्ड वर्ल्ड सिर्फ एक भविष्यवाणी है जिसमें लूफी जीतता है, और मुझे विश्वास है कि उसे अपनी तरफ एल्बाफ लोकी के उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट की जरूरत पड़ेगी, तो एक तरह से उसे ईमू के खिलाफ लोकी की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि ईमू लूफी को रोकने के लिए सामने आया है। भले ही होली लैंड मंकी डी ड्रैगन या मार्शल डी टीच की वजह से आग में चल रहा है, क्योंकि मार्शल डी टीच और मंकी डी ड्रैगन होली लैंड में जो कर रहे हैं उससे भी बड़ा खतरा है हमारा लूफी, और वो ये है कि एल्बाफ में 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स हैं। हाँ, नीका फ्रूट और सरपेंट फ्रूट जो लोकी के पास है। ईमू जानता है कि ये दोनों उसके पतन का असली कारण बन सकते हैं। बस देखिए कि वो प्रिंस हार्लेट के बारे में कैसे बात कर रहा है। हमने सैटर्न को कहते हुए सुना है कि हार्लेट ने गड़बड़ी करी थी। ये सच में एक बड़ी बात है। यहाँ तक कि ईमू ने भी कहा है कि नाजुक घड़ी में हार्लेट ने गड़बड़ कर दी थी। वो स्पष्ट रूप से चाहता था कि हार्लेट उनकी तरफ हो, और वो चाहता था कि हार्लेट वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाए जैसे रॉक्स चाहता था। और रॉक्स को भी उस लेजेंडरी डेविल फ्रूट के बारे में पता था जिसे एक एंशिएंट जायंट को खाना था, क्योंकि वो चाहता था कि हार्लेट उसे खाए, वो उसे खुद के लिए नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि इसका संबंध रेड लाइन से है, क्योंकि हार्लेट ने अपनी पहली प्रेमिका ईडा से बात करते हुए जिक्र किया था कि रेड लाइन खून में सने एक सांप जैसी है। तो मुझे लगता है कि रेड लाइन उस सरपेंट लेजेंडरी डेविल फ्रूट से जुड़ी हुई है, जो हो सकता है कि वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट रेड लाइन को एक्टिवेट कर सकता है और उसे हिलाने पर मजबूर कर सकता है और दुनिया को डुबा सकता है। इस पागलपन के कई अलग अलग पहलू हैं जो एल्बाफ आर्क के खत्म होने के बाद हमको पता चल ही जाएंगे। अब मेरे लिए दूसरा लेजेंडरी डेविल फ्रूट जिसका जिक्र रॉक्स ने वन पीस के हाल ही चैप्टर्स में किया है वो नीका फ्रूट ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्ल्ड सेंचुरी से ही इसका शिकार कर रही थी, या कह लो इसको ढूंढ रही थी, जिसको हमारे 5 एल्डर्स ने कंफर्म भी किया है, जिन्होंने कहा था कि एक टॉप टायर CP9 एजेंट को खोना और काइडो का गुस्सा दिलाना उस नीका की शक्ति को रोकने के लिए जरूरी था। लाइक जब CP9 का वो करेक्टर काइडो लूफी की फाइट में बीच में आ जाता है। बट यहीं पर एक कुछ और डेविल फ्रूट्स हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि ब्लैक बियर्ड भी डेविल फ्रूट के पीछे ही पड़ा हुआ है फॉर सम रीजन। एंड हमको पता चल चुका है कि ब्लैक बियर्ड रोगडिज़ेबेक का बेटा था, तो वो जानता है कि उसको कौन कौन से डेविल फ्रूट चाहिए अपनी विक्ट्री के लिए। सबसे पहले तो बोआ हैंकॉक का मेरो मेरो नोमी आता है। बोआ का डेविल फ्रूट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्लैक बियर्ड सिर्फ उस डेविल फ्रूट के लिए अमेज़न लिली तक गया था। लाइक लिटरली उनका कैप्टन गया था, किसी और बंदे को नहीं भेजा। और ब्लैक बियर्ड का संबंध रोगडिज़ेबेक से है, जो 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट की तलाश में था, और ब्लैक बियर्ड एक डेविल फ्रूट हंटर है। तो ऐसा लगता है कि बोआ हैंकॉक का डेविल फ्रूट में वन पीस की दुनिया को बदलने में कुछ न कुछ जरिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट में से एक है जो रोगडिज़ेबेक को चाहिए था। एंड यहाँ पर बस अब एक और थ्योरी है कि जो ब्लैक बियर्ड अपना फर्स्ट डेविल फ्रूट खाया था टेट को मारने के बाद, रॉक्स उसको ढूंढ रहा था। लाइक बहुत सारी थ्योरीज ये भी चल रही है ऑनलाइन की रॉक्स ने यही डेविल फ्रूट खाया है। एंड अब जैसे भी हमको पता है कि लाइट वर्सेस डार्कनेस वाली स्टोरी हो चुकी है हमारी वन पीस, तो पॉसिबल है कि रॉक्स हमारा इसी डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा था, क्योंकि हमको याद
याद रखना चाहिए, अगर रॉक्स नीका डेविल फ्रूट को ढूंढ रहा था तो किसको खिलाता, क्योंकि जितने भी वहाँ पे करेक्टर्स थे या जितने भी उसके क्रूमेट्स थे वो लोगों को आजाद कराना नहीं चाहते थे। लाइक रॉक्स खुद ही दुनिया पे कंट्रोल करना चाहता था, तो नीका फ्रूट को अवेकन कभी कर ही नहीं पाता, क्योंकि हमको बताया गया है कि डेविल फ्रूट की विल और यूजर की विल मैच होनी चाहिए। बट वहीं पर ही जो हमारा यामी यामी नोमी है, इसको रॉक्स आराम से अवेकन कर लेता, क्योंकि इसका सिंपल सा यूज चीजों को अब्जॉर्ब करना है या उनको अपने कंट्रोल में लाना है। तो मेरे हिसाब से रॉक्स हमारे यामी यामी नो को ढूंढ रहा था, क्योंकि ब्लैक ब्रेड को भी ये डेविल फ्रूट काफी समय के बाद मिला था। एंड ये एक परफेक्ट काउंटर है हमारे इमू की पावर का, जहाँ पे इमू की पावर दूसरों को कंट्रोल करती है, ब्लैक ब्रेड इस पावर के थ्रू यामी यामी नोमो के थ्रू इमू को हरा सकता है। यस, मैं ये बात कह रहा हूँ। एंड इसके ऊपर एक रिगार्डिंग थ्योरी भी है जो मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। अब ये वीडियो किसको पसंद आई मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।